कहाँ थी कराना था? ऊपर आगे देख सकते हैं यहाँ से तो। ओके। हाँ सर આવે છે। ओके, चलो वो कल की एक दो थियरी जो पोर्शन बाकी है उसको कंप्लीट करके फिर सम्स कंप्लीट करते हैं। कल हम लोगों ने वो गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक आई थिंक कवर किया था, सही है? यस सर। हाँ सर। सोलेनॉइड, टॉरॉइड वो सब कंप्लीट हो गया था, कैरिंग लूप हो गया था। कल आई थिंक वो डाइपोल मूवमेंट वाला भी हम लोगों ने पढ़ा था, मुझे ऐसा याद है, ये डाइपोल मूवमेंट। फिर ये डाइपोल मूवमेंट के फॉर्म में इक्वेशन प्रूव किया था। हाँ, यहाँ से आई थिंक कुछ बाकी है। चलो, सो द क्वेश्चन इज दैट, शुरुआत करते हैं बहुत इजी क्वेश्चन से। राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप मतलब दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ एज मैग्नेटिक डाइपोल on its axial point and compare it with electric field formula for electric dipole। मतलब हम लोगों को कल जो डाइपोल का इक्वेशन प्रूव किया था बेटा, उसको हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कंप्लीट मतलब कंपेयर उसके साथ करना है, ठीक है? चलो तो याद करो, कल ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी थी, वापिस एक बार बता देता हूँ, याद करो। याद है, ये लास्ट सम में ये प्रूव की थी, म्यू 0/4/2m/x³। देखो कल यहाँ से हम लोगों ने वो पाई के साथ मल्टीप्लाई करके पाई के साथ डिवाइड किया, फिर आई ए इज इक्वल टू एम लिखा था, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया था, तो हम लोगों को इक्वेशन मिला था म्यू 0/4/2m/x³। ये इक्वेशन कल हम लोगों ने लिखा था, ठीक है? चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल कॉइल बी इज इक्वल टू म्यू 0/4/2m/x³, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, शायद आप लोगों ने याद है, वो एक्सिस वाले पॉइंट पे एंड उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे kp/z³ एंड 2kp/y³, ऐसा इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था, याद है भाई? फर्स्ट चैप्टर, याद है भाई? आवाज आ रही है मेरे होनहारों? हेलो? यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने डाइपोल का इक्वेशन पढ़ा था, मैं यहाँ पर फिर से वो लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E डेट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन शायद आपको याद हो या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है 2kp/z³, ये इक्वेशन पढ़ा था। मतलब डाइपोल को हम लोगों ने जेड एक्सिस पे रखा है और एक्सिस के कोई पॉइंट पे ये इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया है। यहाँ पर यही इक्वेशन लिखा है, ये वाला, सिर्फ उसको ऐसे लिखा है 2p/ ये k की जगह पर 1/4πε0 लिखा है, तो यहाँ पर 4πε0 और z की जगह पर कोई भी एक्सिस का
कंपोनेंट x लिया है, तो यहाँ पर लिखा ये इक्वेशन 2p/4πε0 x क्यूब। p की जगह पर डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, p इलेक्ट्रिक फॉर्म में है तो pe लिखा है वो, ठीक है। तो 2p/4πε0 x क्यूब। चलो, याद आया भाई, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, ये थियरी हम लोगों ने पढ़ी है। एंड दूसरा इक्वेशन उसका प्रूव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किए थे। चलो, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आप चेक कर सकते हो कंपैरिजन में, कोई बता सकता है भाई? दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो नीचे देखो 4π दोनों में सेम है, ऊपर 2 दोनों के लिए सेम है, x क्यूब सेम है। तो कंपैरिजन करोगे ये दो इक्वेशन में तो आपको दिखेगा, कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओ, देखो मैं बताता हूँ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी के साथ कट हो जाएगा। फिर ये 4π निकल जाएगा। फिर आप देखोगे तो ये x क्यूब और ये x क्यूब निकल जाएगा। तो क्या बचा? अभी मैं राउंड करता हूँ, यहाँ पर बचा μ0 और यहाँ पर बचा 1/ε0। मतलब कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलता है बेटा, μ0 इज इक्वल टू 1/ क्या मिलता है, ε0 आपको मिलता है। ठीक है भाई, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0 इज इक्वल टू 1/ε0। ठीक है भाई, क्लियर। फिर दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p है। देखो दोनों इक्वेशन में बेटा हम लोगों ने वो रेड सेट जो मैंने कट किया है, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, नीचे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p है। ठीक है, चलो। फिर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर b है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड e है। तो सेम चीज, सेम इक्वेशन है बेटा, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है। यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट है μ0/4π और यहाँ पर है 1/4πε0। मतलब दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो हमें सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस मिलता है, अदरवाइज पूरा इक्वेशन सेम ही है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन की कंपैरिजन में आपको ये आंसर मिलता है कि वैक्यूम की परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1/वैक्यूम की परमिटिविटी। μ0 मतलब परमिएबिलिटी एंड ε0 मतलब परमिटिविटी। क्लियर भाई? हेलो Yes, sir. अरे भाई थोड़ा बहुत तो बोला करो भाई। चलो, write the formula of electric field and magnetic field due to electric dipole and current carrying loop respectively at bisector of it। चलो, बाइसेक्टर मतलब शायद याद होगा हम लोगों ने ये ड्रॉ करके, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये जेड एक्सिस थी, ये उसका बाइसेक्टर था वाई एक्सिस। डाइपोल को हम लोगों ने ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ था और उसके वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था। शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं करवा देता हूँ। E इज इक्वल टू, हम लोगों ने इक्वेशन प्रूव किया था KP/y³। ये इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था। यहाँ पर K की जगह पर लिखा गया है 1/4πε0, 1/4πε0 P/y³। y की जगह पर यहाँ पर x के फॉर्म में लिखा है x³। सेम इक्वेशन है, ये k की जगह पर लिखा है 1/4πε0, p एज इट इज है एंड y³ भी एज इट इज है। ठीक है, चलो, तो उसके फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में इक्वेशन, तो μ0/4π यहाँ पर p है तो यहाँ पर आएगा m/x³। ठीक है भाई, ये सिर्फ इक्वेशन की हम लोग बेटा कंपैरिजन कर रहे हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पूछे जा सकते हैं। आपको ऐसा दिया जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में बाइसेक्टर पे फॉर्मूला ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे x डिस्टेंस पे वो फॉर्मूला क्या डिजाइन हो सकती है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे।
तो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है भाई? Okay, Yes, sir. sir. ओके, चलो। What is the fundamental difference between the electric dipole and magnetic dipole? वैसे देखा जाए बेटा तो हम लोगों को ऑर्स्टेड अंकल बता के गए हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। चलो, fundamental difference between electric dipole and magnetic dipole is an electric dipole is built up of two element units. एलिमेंट यूनिट मतलब क्या? चार्ज। ठीक है, चार्ज, क्योंकि याद करो डाइपोल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, मतलब क्या? एक पॉजिटिव चार्ज तो एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट डिस्टेंस। तो इन दैट केस वी गेट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद करो इक्वेशन पढ़ा था P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ऐसा इक्वेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट यूनिट है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बेटा वो चार्ज है। ठीक है, इन Okay, sir. In magnetism, a magnetic dipole is the most elementary element. मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या? वहां पर करंट कैरिंग लूप बनती है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज आता है एंड मैग्नेटिक डाइपोल में करंट कैरिंग लूप आती है। करंट कैरिंग लूप मतलब क्या बेटा? कि सपोज आपके पास कोई सर्कुलर रिंग है, तो रिंग में से जब करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्म में वो फंक्शन कर सकती है। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था वो डीबी साइन फाई कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, वो एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई करते थे। याद है वो रिंग वाली थियरी हम लोगों ने जब पढ़ी थी तब की बात है। सो द इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ सर। हाँ, मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉट नॉन टू एग्जिस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज होता ही है, तो मैग्नेटिक डाइपोल में चार्ज नहीं होता है, तो क्या होता है बेटा? करंट लूप होती है। दोनों में डाइपोल तो डिजाइन होता ही है, लेकिन दोनों के माँ बाप जो है वो अलग अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन होता है? चार्ज, और मैग्नेटिक डाइपोल में करंट कैरिंग लूप होती है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। वन टाइप ऑफ एमसीक्यू लेवल क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। चलो give the two different properties of current carrying coil and state the ampere suggestion। तो हम लोगों ने करंट कैरिंग लूप के लिए ऐसा पढ़ा हुआ है, इक्वेशंस प्रूव किए हैं कि करंट कैरिंग लूप ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस एंड इट इज सब्जेक्ट टू द टॉर्क लाइक अ मैग्नेटिक नीडल। याद करो मैग्नेटिक नीडल क्यों सर्कुलर पाथ पे रोटेट होती है बेटा? तो सर्कुलर पाथ पे रोटेट होने की वजह क्या होती है? टॉर्क। याद करो टॉर्क का इक्वेशन भी हम लोगों ने डिजाइन किया है वो रेक्टेंगल लूप में, NIAB sin थीटा। याद है भाई टॉर्क का इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था, फिर हाँ उसके सर। ऊपर मीटर वाला पढ़ा था। हम्म। चलो, so these led the Ampere to suggest that all magnetism is due to the circulating current. The word is circulating current, क्योंकि मैग्नेटिज्म में ऑलवेज जो करंट जनरेट होगा बेटा उसमें जो चार्ज होगा वो ऑलवेज मोशनल चार्ज की वजह से इफेक्ट मिलती है। स्टेडी कंडीशन में चार्ज होगा तो वो कभी भी करंट जनरेट करेगा नहीं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगा। दैट्स व्हाई द एम्पियर इज ऑलवेज सजेस्टेड कि ऑल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, चलो ओके सो this seems to be partially true and no magnetic monopoles have been so far। मतलब मैग्नेटिज्म में ऐसे पोल्स होते नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो हम लोगों ने पढ़ा बेटा पोल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरह से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मोनोपोल्स ऐसे होते नहीं है। तो पार्शली ये चीज सही है, 100% दैट इज नॉट श्योर। So elementary particles such as an electron or a proton also carry an intrinsic magnetic moment not accounted by the circulating current। मतलब सपोज मेरे पास दो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, समझो ऐसे मैं यहाँ पर बताता हूँ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास खुद का चार्ज है तो वो लिटिल बिट करंट तो जनरेट करेगा, लिटिल बिट करंट जनरेट करेगा तो अपने अराउंड थोड़ा बहुत फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन ये प्रोटॉन है,
प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज, तो वो तो हर तरह से काम नहीं कर सकता ना, इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट कर सकता है, प्रोटॉन तो जनरेट नहीं कर सकता है। तो उसने ऐसा बोला कि एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास दो है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो इंट्रिंसिक मतलब अपने अंदर वो मैग्नेटिक मूवमेंट कर सकता है, लेकिन सर्कुलेटिंग करंट के फॉर्म में अब देखने जाओ तो वो फंक्शन कर सकते नहीं है। तो लिटिल बिट कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर कि उसने ऐसा बोला, एम्पियर ने ऐसा सजेस्ट किया कि करंट कैरिंग कॉइल है। ये मौसम भी क्यों अभी आई? करंट कैरिंग कंपोनेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसका खुद का चार्ज की वजह से, सपोज वो सर्कुलर पाथ पे होते हैं तो अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा जरूर नहीं कि प्रोटॉन भी जनरेट कर सकता है। तो उसने ऐसा बोला कि ये जो स्टेटमेंट जो है वो पार्सली ट्रू है, लेकिन 100% उसके लिए हम लोग श्योरिटी ले सकते नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिज्म के लिटिल बिट जो है हम लोग देखने जाए तो लिटिल बिट उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है ही कि भाई ओके ऑस्टर ने बताया वो बात सही है, लेकिन हर जगह पर ये केस फुलफिल होना जरूरी नहीं है। कांस्टेंट करंट जब भी आएगा, कांस्टेंट करंट मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, फ्लो ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट हो सकता है तो उस वो केस में आपको मैग्नेटिज्म नहीं मिल सकता है, ठीक है, वो केस में आपको मैग्नेटिज्म नहीं मिल सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का पास होने का जो रेट ऑफ चेंज है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चेंज होगा तो भी करंट चेंज होगा, तब भी करंट चेंज होगा, एंड करंट चेंज होगा तभी वहां पर मैग्नेटिज्म जनरेट हो सकता है। तो एम्पियर ने ये चीज उसने बताई कि स्टेडी कंडीशन में ये केसेस हम लोग फुलफिल कर सकते नहीं है। तो ऑलवेज याद रखना बेटा, मैग्नेटिज्म तभी जनरेट हो सकती है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो चेंज होगा, तभी हम लोगों को ये चीज मिल सकती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। चलो ये चैप्टर में से आपको पता है ना क्या पूछा जाता है? 8 मार्क का वेटेज है बेटा, उसमें 5 MCQ है एंड और एक 3 मार्क का सम। 3 मार्क का जो है वो सम है, हाँ सर। ठीक है। लेकिन थियरी कभी कभार पूछ ले तो हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, इसलिए जो सिलेक्टेड थियरी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो, ऑब्टेन an expression for orbital magnetic movement of electron rotating about the nucleus in an atom and explain the gyromagnetic ratio. Explain the gyromagnetic ratio. तो हाइड्रोजन बोर मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा है, सेंटर में न्यूक्लियस है बेटा, उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है वो एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, ये ऑर्बिट है और ये उसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर रेड से डिजाइन किया है और ऑर्बिट जो है वो ब्लू से डिजाइन की गई है। चलो, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो पहले एक चीज बताओ बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है या डायरेक्शन सेम होती है? सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी? क्या सेम हो सकता है, कोई बता सकता है बेटा? क्या सर? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यस सर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सब पॉइंट पे सेम रहेगा या वेलोसिटी की डायरेक्शन सब पॉइंट पे सेम रहेगा, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। सर वेलोसिटी डायरेक्शन तो अलग अलग रहेगी। वेलोसिटी की हाँ डायरेक्शन, सर, तो मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन तो अलग अलग रहेगी सर। हाँ मतलब जो जहां पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट की डायरेक्शन में हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगी, हाँ लेकिन उसका हाँ सर। मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम होता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट द यस सर। डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंज, ठीक है।
जहां पर हम लोगों को डायरेक्शन फाइंड करनी है वो पॉइंट पे हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट की डायरेक्शन में हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलो तो याद करो, इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है बेटा, तो वो करंट जनरेट करेगा। करंट की बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को पता है, आई डेट इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला शायद आपको ये पता है, क्यू बाई टी, याद है ना भाई? क्यू इज इक्वल टू एनी, क्यू इज इक्वल टू एनी बाई टी। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो एन इज इक्वल टू 1। तो करंट की फॉर्मूला बनेगी बेटा आई डेट इज इक्वल टू ई बाई टी। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट दे दी गई है, आई डेट इज इक्वल टू ई बाई टी। ठीक है, वेर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये इक्वेशन डिजाइन इस तरह से होता है, यहाँ से डिजाइन होता है। चलो नाउ याद करो, हमने ऐसा पढ़ा है बेटा, सर्कुलर पाथ पे जब भी वो रोटेट होता है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड हम लोगों को फाइंड करनी है। सो हाउ कैन वी फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो डिस्टेंस इज कॉल्ड इज सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर, और उसके लिए टाइम पीरियड लगता है टी। तो यहाँ पर उसकी ऑर्बिटल स्पीड का इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। यहाँ से मुझे t का इक्वेशन मिलेगा, तो t इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 पाई आर बाई वी। ठीक है, अभी ये t की फॉर्मूला जो यहाँ पर आई वो आप इक्वेशन 1 में यहाँ पर अप्लाई करो, तो आपको करंट का इक्वेशन क्या मिलेगा बेटा? आई डेट इज इक्वल टू ई, और v की जगह पर 2 पाई आर बाई टी। 2 पाई आर बाई वी ऊपर जाएगा भाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कम्स इन न्यूमरेटर। हाँ सर। ये हो गई हमारी करंट की ये फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू ई वी बाई 2 पाई आर। अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक मूवमेंट का इक्वेशन पढ़ा है। यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल लिया है म्यू लिया है, एक्चुअली हमने पढ़ा है एम पढ़ा है, तो आप एम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट एम डेट इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला पढ़ी है, याद करो बेटा, आई इंटू ए। एक टन के लिए एन टन हो तो क्या होगा? एन आई ए। एन टन होगा तो क्या होगा बेटा? एन आई ए। चलो, अरे अरे अरे, आई मतलब यहाँ पर क्या है? एरिया। आई मतलब यहाँ पर क्या है? एरिया। चलो, आई का इक्वेशन क्या पढ़ा हम लोगों ने? ईवी अपॉन 2 पाई आर, याद आया? अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया, ईवी अपॉन टू हाँ पाई आर। सर। इन एरिया का इक्वेशन, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या कैंसिल होगा बेटा यहाँ पर? पाई पाई कैंसिल, पाई पाई। एक हाँ सर। आर और एक आर कैंसिल। तो आपका इक्वेशन क्या बन सकता है भाई? ईवी बाई 2 इंटू इंटू आर। हाँ, ऊपर ईवी, ईवी आर। आर। हाँ ईवी आर बाई 2। ठीक है, हाँ सर। चलो, द direction of this magnetic moment is into the plane of the paper in figure। अभी ये चीज आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से डायरेक्शन इसको फाइंड किया, अंदर कैसे जाएगी बेटा? चलो, कोई बता सकता है अंदर ही क्यों? तो ये आपको बेटा सामने व्यू ऐसा दिखता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको इस तरह से हम लोग जजमेंट लेंगे। सर 3D में ऐसा दिखता है। वो मैं बताता हूँ कि इस तरह से है। ये वो हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर, सेंटर के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोगों को क्या करना है?
कि बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है तो क्या करेंगे, ये लूप में वो जनरेट होता था, यहाँ पर ऐसा आएंगे वो हम लोग टेंजेंट जो करेंगे ना, टेंजेंट, ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है तो सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट क्या होगा, हाँ ये सर। plane, तो इनसाइड द प्लेन जाएगा और यहाँ से आउटसाइड द प्लेन, इधर से बाहर आएगा और इधर से अंदर जाएगा। अंदर जाएगा। तो अंदर मतलब यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर क्या आएगा, डॉट। इस तरह से ये टेंजेंट बना, ये अंदर गया और इधर से ये तो बाहर मतलब डॉट और अंदर क्रॉस। ठीक है, हाँ सर। ओके। चलो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव एक्सप्रेशन बाय इलेक्ट्रॉन मास me के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी फॉर्मूला क्या आई थी, E/V/R/2, ये हमारी फॉर्मूला आई थी। उसको हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me के साथ मल्टीप्लाई करके me के साथ डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी याद करो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है L डेट इज इक्वल टू R क्रॉस P। जब वो 12th वाले स्टूडेंट भी साथ में थे, R P साइन थीटा, एंगल इज ऑलवेज बिकम्स 90 डिग्री। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू मिला था R P साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, एंड लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ी है बेटा, P इज इक्वल टू mv। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं me। तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me/v/r। तो देखो आपका जो इक्वेशन ऊपर बना उसमें आपको me/v/r कहीं पर दिखेगा, me/v/r मिला भाई ये। तो me/v/r की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बेटा, एंगुलर मोमेंटम। तो आपका इक्वेशन बनेगा, ऊपर L तो एज इट इज रहेगा, नीचे 2me एज इट इज रहेगा, इनटू एंगुलर मोमेंटम L। ठीक है भाई, चलो। वेक्टर फॉर्म में उसको देखें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं माइनस, माइनस साइन क्यों आती है वो मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आपकी इनसाइड द प्लेन है तो वो होगा एंगुलर मोमेंटम हमारा आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, R क्रॉस P के फॉर्म में, इसलिए। चलो, तो ये हमारा इक्वेशन बना बेटा, म्यू, म्यू की जगह पर आपको m लिखना है तो m भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो म्यू इज इक्वल टू, हमारी फॉर्मूला क्या आ गई भाई, E/2me इंटू L, ये फॉर्मूला थी। L को नीचे ले जाते हैं हम लोग तो आपकी फॉर्मूला बनेगी ये, μ/L इज इक्वल टू E/2me। दिस रेशियो इज कॉल्ड द गायरोमैग्नेटिक रेशियो विच इज कांस्टेंट हैविंग अ वैल्यू ऑफ दिस। आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखोगे, फिर me की जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप रखोगे तो आपको आंसर मिल सकता है ये 8.8 इंटू 10 की पावर 10। चेक करना हो तो आप कर सकते हो। E की जगह पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। सिंप्लीफाई करोगे तो यू गेट द आंसर ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड किया बेटा, बोर एटम मॉडल से। तो पहले लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है तो वो यस करंट जनरेट करेगा। करंट का I इक्वेशन इक्वल टू क्यू टी। E/T, हाँ E/T बनाया। तो सर्कुलर पार्ट पे रोटेट हो रहा है तो स्पीड का इक्वेशन v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। टी का यस इक्वेशन सर। बना लिया,
वो वैल्यू ऊपर रख दी तो आई का इक्वेशन मिल गया। अभी मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू वाई इंटू ए है, आई का इक्वेशन ऊपर लिखा, ए इज इक्वल टू एरिया है, तो हम लोगों को मिला EV/2। फिर आपको क्या करना है, एम ई से मल्टीप्लाई करके एम ई से डिवाइड करना है, तो एम ई यस आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो म्यू बाय एल इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा E/2 ME, वेर E/2 ME इज कॉल्ड द, आप बोल सकते हो गायरोमैग्नेटिक रेशियो। द आंसर इज 8.8 इंटू 10⁻10। ठीक है महानुभावों। हाँ सर। हम्म, यस सर। चलो डिफाइन द बोर मैग्नेटॉन यूजिंग द बोर फर्स्ट हाइपोथेसिस। याद करो फर्स्ट हाइपोथेसिस, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ H/2 पाई के फॉर्म में होगा। हम लोगों ने जनरल इक्वेशन प्रूव किया था, एंगुलर मोमेंटम का L इज इक्वल टू, याद करो, NH/2 पाई, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी है चैप्टर नंबर 12 में। एंगुलर मोमेंटम L दैट इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये इक्वेशन हम यार पढ़ा है। हाँ 2 बाइक हाँ सर। हम्म वो चलो बोर्स एटॉमिक एटॉमिक। बोर एटॉमिक मॉडल के हाइपोथेसिस, फिर दूसरा पढ़ा था, याद करो कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन एनर्जी रिलीज करेगा। हम्म। इक्वेशन पढ़ा था EI - EK इज इक्वल टू HF/IK, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। हायर में से लोअर में तो एनर्जी रिलीज करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था और पढ़ा था। चलो चलो तो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ही काम करना है, तो वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2 पाई। H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, आपको पता ही है। चलो अभी आगे हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था बेटा, म्यू दैट इज इक्वल टू E/2 ME इनटू L, ये इक्वेशन आगे हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, E एज इट इज बाई 2 ME एज इट इज। L की जगह पर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो NH/2 पाई, L की जगह पर आपको लिखना है तो NH/2 पाई। हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिट होती है तो N इज इक्वल हम लोग लेंगे 1, तो ये आपका म्यू का इक्वेशन बन सकता है E/2 ME इंटू H/2 पाई। अभी E का वैल्यू अब रखोगे 1.6 10⁻19, फिर प्लैंक कांस्टेंट 62625 10⁻34, ये नीचे 2 2 जा 4 कर दिया है, पाई की वैल्यू एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है, तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट की फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू आपको मिलेगी। द वैल्यू इज 9.27 10⁻24, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज नोन एज द बोर मैग्नेटोन। तो बोर मैग्नेटोन आपको कैसे डिफाइन करना है बेटा, कि जो हाइड्रोजन एटम है उसकी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको जो मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट मिलती है, दैट मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड द बोर मैग्नेटोन। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटोन, तो ये वैल्यू आपको याद होनी जरूरी है भाई। ठीक है, और इसको यही थियरी को सम के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। चलो ये तो हो गया था। ओके चलो अभी
जो करना है बेटा वो नोटबुक है क्या आपके पास? हाँ सर। हाँ तो अपने हाँ सर। सम्स करने हैं तो सम्स करते हैं। मुर्तुजा तोहफा फिरोज लेफ्ट। खुशी फरीन આવી ગઈ खुशी हाँ सर બહુ ફરી આવીને દીકરા બહુ નથી કર્યું કાંઈ તો હું બધી ટ્રક ચલવી ને બધું બહુ ચલવું ને પાણીના ઝરણા જોયા ને બધું બધું બહુ હતું ને હા પાણી લઈને ગયેલી અહીંયાથી બધું ના હા, તો હતું એટલે ત્યાં હતું હા તા તો હા હા ઓકે ઓકે તો મેં કીધું ભાઈ મેં કોઈ ઝરણા બરણા બી બધું લઈને ગઈ છે કે હું બધું મેં કોઈ નાનો ટ્રક લઈ ગઈ ને ટેમ્પો લઈ ગઈ ને બધું મેં કોઈ કેમ કરે ના चलो भाई जरा बताओ कौन कौन से सम्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी है। सम नंबर 10 एक्सरसाइज का ये बहुत प्रॉब्लम हो गया अभी बहुत ब्लर दिखता है यार। हम्म। चलो ऐसा कुछ दिया है आपके पास 2 मूविंग कॉइल मीटर है। मीटर 1 के लिए हम लोग डेटा शीट जो दिए वो लिखते हैं। आपको दिया है R1 that is equal to 10 ओम, उसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 that is equal to 30 आपको दिए है। उसका एरिया आपको दिया है 3.6 10⁻³ मीटर स्क्वायर आपको दिया है। उसका मैग्नेटिक फील्ड B1 आपको दे दिया गया है 0.25 टेस्ला। ठीक है। और दूसरा जो मीटर है उसके डेटा है आपके पास R2 आपको दिया गया है 14 ओम, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिए गए हैं 42। उसका एरिया आपको दे दिया गया है 1.8 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू दे दिया गया है 0.50 टेस्ला। ठीक है भाई। चलो दोनों मीटर के स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम ही है। आपको दोनों मीटर में करंट सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है। चलो तो पहले तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 1 याद करो इज इक्वल टू ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है NBA/K। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट है तो N1 B1 A1 बाई K में एज इट इज रहने देता हूँ। क्यों? क्योंकि K1 एंड K2 दोनों क्या है बेटा सेम है, इसलिए ये K का K मैंने लिख दिया। एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 2 इज इक्वल टू ये लिख सकते हो N2 B2 A2 बाई K। ठीक है। दोनों का रेशियो निकालना है तो रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे करंट सेंसिटिविटी 2 डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी 1। 2 की जगह पर लिखेंगे ऊपर N2 B2 A2 बाई K एंड ये N1 B1 A1 बाई K ऊपर जाएगा, ये कैंसिल तो आपकी फॉर्मूला बन जाती है बेटा N2 B2 A2 बाई N1 B1 A1। चलो सब वैल्यू है आपके पास, लिखा है आपने साथ में बेटा कि बाकी है?
बाकी है सर। तो डेटा शीट लिखो बेटा और सिंप्लीफाई आपको खुद करना है। एक्सरसाइज सम नंबर 10। ये और ये दोनों डेटा शीट लिखो। पहले कंप्लीट करो डेटा शीट। हो गया भाई, डेटा शीट लिख ली। यस यस सर। सर। ओके, चलो ये फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया बेटा। CS1 CS2 करंट सेंसिटिविटी। दोनों का रेशियो निकाला है हम लोगों ने और इक्वेशन बना लिया है। अभी वैल्यू रखो और आंसर लाओ। यस सर। क्या आंसर आया? एक ही मिनट। सर हम्म, क्या आंसर आया बोलो। મારો તો નહીં કુશબ નો આવે પણ ખબર નહીં ક્યાં અચાનક ગાયબ થઈ ગયો. તારા સર કર रहे हैं। વેલ્યુ આમાં વેલ્યુ બધી છે જ, ખાલી મૂકવાની જ છે ને, સિમ્પ્લિફાઈ હા કરવાનું. સર. હા સર. सर 1.4। इसका आंसर है 1.4। अभी आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड करनी है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 का इक्वेशन है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, NBA/K तो है ही इंटू R। V=IR फॉर्मूला है ना। NB1A1 K1 तो एज इट इज रहेगा और ये R1। एंड सेम चीज वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 इज इक्वल टू ये N2B2A2/K R2। हो गया भाई। अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा N2B2A2/KR2 और यहाँ पर होगा N1B1A1/KR1। के कैंसल, तो N2B2A2R1 डिवाइडेड बाय
N1 B1 A1 to R2। चलो वैल्यू रखो और आंसर लाओ। चलो बोलो। ये तो आपने सिंपलीफाई ऊपर किया ही है, करंट सेंसिटिविटी रेशियो। सर 1। हाँ 1। तो ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना तो आपने 1.4 फाइंड किया ही है। इंटू R1, R1 कितना है 10 डिवाइडेड बाई ये R2 कितना है 14। 1.4 इंटू 10 मतलब 14, 14 बाई 14, तो आंसर इज 1। यस सर। चलो सम नंबर 11। एक रूम के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। સર આ વખતે ફોર્ટનાઇટલીમાં કયો ચેપ્ટર? આ વખતે ફોર્ટનાઇટલી ટેસ્ટ તમારી હા કયું લઈએ આપણે? તો હમણાં એ જ લઈ લઈએ આપણે, પેલું શું કહેવાય, રે ઓપ્ટિક્સ। રે ઓપ્ટિક્સ અડધું 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 કરીને કે પછી એક જ સર આખું? ના ના, રે ઓપ્ટિક્સમાં ખાલી થિયરી। ખાલી થિયરી? ઓકે સર, हाँ सर। चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया गया है 0.5 गॉस। गॉस इज द स्मॉल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको आपको टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 6.45 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो याद क्या रखना है बेटा, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, गॉस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉलर यूनिट, उसको टेस्ला में कन्वर्ट करना है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। चलो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको छोड़ा जाता है, उसकी जो स्पीड है वो दे दी गई है 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से। इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो सर्कुलर होगा कि नहीं होगा ये हमें फाइंड करना है, उसकी ऑर्बिटल रेडियस भी फाइंड करनी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया गया है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दे दिया गया है 9.1 10 की पावर -31 kg। ठीक है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग परपेंडिकुलरली हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर पहले तो ये फोर्स लगेगा। ये फोर्स का इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, डेट इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। Q इज इक्वल टू NE, ये V क्रॉस B, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग लिख सकते हैं E इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B मतलब EVB साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं भाई। परपेंडिकुलरली उसको अंदर एंटर किया है तो थीटा इज इक्वल हम लोग क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे।
तो फोर्स आपको मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा बेटा, EVB, sin 90 की वैल्यू 1 है। ठीक है, चलो अभी ये समझाना है आपको कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर होगा कि नहीं होगा। तो सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा कि नहीं होगा, उसको कैसे हम लोग जज करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। फोर्स F इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, Q इंटू वी क्रॉस बी, मतलब V और B से बनता हुआ जो प्लेन होगा उसके ये परपेंडिकुलरली होगा। याद करो, ये डायरेक्शन हम लोगों ने ऐसे पढ़ी है, याद आ रहा है कुछ ऐसा। ये वेलोसिटी, ये डायरेक्ट रूल हम लोगों ने पढ़ा है, याद है भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता है, उसका टेंजेंट वेलोसिटी का ये डायरेक्शन में बनेगा। तो राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो फोर्स आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा इसको। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो V और B से बना हुआ प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलरली होगा। परपेंडिकुलरली होगा, इसीलिए वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हियर direction of force is perpendicular to V and B. ठीक है, and here the magnitude of this force is remain constant, only direction will be changed. So this force provides a centripetal force. ठीक है, दिस फोर्स प्रोवाइड अ सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स कब लग सकता है, जब वो ऑब्जेक्ट जो है बेटा सर्कुलर पाथ पे रोटेट होगा तब भी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है भाई, चलो अभी सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता है तो ये जो फोर्स का आंसर मिला विच इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू EVB। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब फॉर्मूला क्या है बेटा, mv²/r इज इक्वल टू EVB। हमें यहाँ पर फाइंड करना है R, फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो एक V और V तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू आपकी फॉर्मूला बन जाएगी mv/EB। चलो m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। ऑर्बिटल स्पीड आपको दे दी गई है 4.8 10⁻6। E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 एंड मैग्नेटिक फील्ड 6.5 10⁻4 गॉस। चलो सिंप्लीफाई करके आंसर लाओ बेटा। क्या आंसर आता है भाई, वो सिंप्लीफाई करके बताओ। (4.2 into 10⁻²).
420. 10 की पावर चेक करो। 2. -31 ऊपर आ जाएगा, मतलब -21। -2 आएगा ना बेटा, हाँ ये सर, -2. माइनस मीटर, ये हो गया उसका ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है भाई। Yes चलो sir. 4.12 बहुत इजी है। जो आपने 4.11 में ऑर्बिटल रेडियस फाइंड की, अभी उसकी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सेम इक्वेशन, ये जो mv²/r इज इक्वल टू EVB, ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है अभी। ठीक है, एक v और एक v कैंसिल हो जाएगा, तो mv/r इज इक्वल टू EB, ये बनेगा। हम लोगों को f फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी बेटा मतलब f फाइंड करनी है। तो ये m/r, और याद करो रोटेशनल मोशन है तो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये रोटेशनल मोशन चैप्टर में ये इक्वेशन पढ़ा है बेटा, इज इक्वल टू EB। आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये m इंटू ओमेगा की जगह पर 2πf इज इक्वल टू EB। तो f इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गई EB/2πm। चलो E की वैल्यू भी है आपके पास, 1.6 10⁻19। B मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया गया है 6.5 10⁻4 डिवाइडेड बाय 2, पाई की जगह पर 3.14, और मास मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। और आंसर लाओ चलो। एटीन पॉइंट टू इन 10⁻6। 18.2 10⁻6 हर्ट्ज। यस सर। और ऐसा पूछा है, क्या ये आंसर इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर डिपेंड है? तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड मतलब v के ऊपर डिपेंड है, तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, f के इक्वेशन में कहीं पर भी ऑर्बिटल स्पीड v अंदर आती ही नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फॉर्मूला देखो बेटा, EB/2πm, कहीं पर भी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v अंदर आता नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर नीचे एक लाइन लिख देना बेटा अपने आप, कि फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया। यस सर। चलो अभी चेक करो ना बेटा कि हम लोगों ने एडिशनल एक्सरसाइज के जो सम्स है उसमें 27 28 कर लिए हैं। सर एक एडिशनल एक्सरसाइज तो नहीं है ना एग्जाम में अभी? हैं? एडिशनल एक्सरसाइज तो नहीं है ना? એમાં नहीं है। ગુજરાત બોર્ડમાં આપણી એક્ઝામમાં બોર્ડની હા પણ ભલે નથી, પણ આપણે કરીએ ને, એમાં શું છે, આપણી પાસે ટાઈમ સારું છે। JEE માટે હા આપણી પાસે ટાઈમ છે, તો થોડા જે સારા સારા સમ્સ છે તેને તો સોર્ટ આઉટ કરીને બેટા મજા આવે। સારું। ઠીક છે, 27 and 20 28, હા પેલું ગેલ્વેનોમીટરનું એઝ અ વોલ્ટ મીટર અને એ મીટર વાળો સમ છે।
સર યાદ નથી આવતું થઈ ગયો છે સર એરો એટલે મને નથી ખબર એટલે તમને પૂછું છું તમે નોટમાં ગણ્યો નથી ના એમાં મેં બે આગળ નતો આવ્યો ને એટલે આગળ તું નહોતો આવ્યો બીજા તો આવ્યા હશે ને એ લોકો બીજા લખે કોઈ છે જાગતા નથી ને એ લોચા છે ચાલો કરી નાખીએ બીજું તો શું હવે પાછા આપણે ओके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है दैट इज डिनोटेड एज जी 12 ओम ऐसा दिया है कि सपोज आप गैल्वेनोमीटर के अंदर से 3 मिली एम्पियर का करंट आप फ्लो करते हो तो उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको देता है whenever you get the full scale deflection that current is called the current capacity ठीक है तो गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी आपको दे दी गई है IG 3 मिली एम्पियर मतलब 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर अभी ये गैल्वेनोमीटर को आपको 0 to 18 वोल्ट की रेंज में चेंज करना है तो वोल्टेज आपको 0 to 18 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना वोल्ट हो गया डिफरेंस कितना होगा बेटा 18 वोल्ट तो हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू दिस वोल्ट मीटर तो गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है तो सीरीज रेजिस्टेंस का ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है V/IG माइनस जी ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी है अभी शायद आप देख सकते हो V भी आपके पास है IG भी आपके पास है और G भी आपके पास है वैल्यू रखो और आंसर लाओ -6 into 10⁻³ -6 કેવી રીતે આવે રેઝિસ્ટન્સ ની વેલ્યુ નેગેટિવ ક્યાંથી લઈ આવી હે છોકરી સર 59 આને ઉપર લઈ આવો એટલે 18 into 10⁻³ 1800 નીચે 3 6000 5988 આવે છે બરાબર છે મારું 5988 આવે મારો આવી ગયેલો વેરી ગુડ તો પેલી આ 3 આને કટ કર્યું પછી આ 6 માઈનસ હા એવું જ કર્યું 6 એટલે તારા નહીં આ -3 છે તો ઉપર જાય ને તો +3 થાય ને યસ સર चलो 4.28 गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है 15 ओम उसके अंदर 4 मिली एम्पियर करंट जाता है तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई देता है तो डेट इज कॉल्ड IG 4 मिली एम्पियर 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर उसको आपको 0 to 6 एम्पियर की रेंज में कन्वर्ट करना है मतलब करंट जो मेजर करना है वो 6 एम्पियर मेजर करना है तो हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर तो शंट लगाना पड़ता है शंट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी है GIG अपॉन I माइनस IG ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी है G मतलब ये 15 IG मतलब 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय I मतलब 6 IG मतलब 4 इंटू 10⁻³ सिंप्लीफाई करोगे
15 4 जा 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये 6 माइनस ये 0.004। चलो अभी सिंप्लीफाई करो। सर 0.01 0.01 ओम। मतलब इतनी वैल्यू का आप शंट लगाओगे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में तो आप ये 6 एम्पियर रेंज वाला गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, द कंसेप्ट इज दैट ये वाले सब में कुछ ऐसा था कि गैल्वेनोमीटर को 18 वोल्ट की रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में इतनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आप लगा दोगे तो वो 18 वोल्ट रेंज वाला वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को 6 एम्पियर रेंज का करंट मेजर करे ऐसा बनाना है, तो उसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में आपको 0.01 ओम का शंट लगाओगे तो आपका गैल्वेनोमीटर 6 एम्पियर मेजर करता हुआ ए मीटर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है भाई। Yes, sir. ओके चलो 4.25 हम लोगों ने किया है क्या? चलो कर लेते हैं 4.25 लास्ट सम। 20 नंबर ऑफ टर्न्स है, n इज इक्वल टू 20। 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कुलर कॉइल है, तो रेडियस आपको दे दिया गया है r 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। उसको 0.10 टेस्ला के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा है, तो B इज इक्वल टू 0.10 टेस्ला। करंट कॉइल के अंदर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो I डेट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन है आपको टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क का इक्वेशन तो आपको पता ही है NIAB साइन थीटा। चलो NB है, BB है, IB है, एरिया नहीं है, तो एरिया का इक्वेशन क्या बन जाएगा? एरिया की जगह पर πr² इंटू B इंटू साइन थीटा। चलो वैल्यू रखो और आंसर लाओ। क्या आंसर आया भाई?
बड़ा है मतलब 5 छोटा है मतलब 5 इंटू 10⁻⁻26। अरे पप्पू लोग, आप लोगों ने थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलरली दिया है तो आप लोगों ने थीटा 90 ले लिया होगा, समझो। यहाँ पर आपको एक सर्कुलर कॉइल आपको दे दी गई है बेटा, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। टॉर्क का इक्वेशन क्या है, एन आई ए क्रॉस बी। तो सपोज आपका यहाँ पर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट की डायरेक्शन में ये मिलेगा। और जो पॉइंट है वो पॉइंट का एरिया का कंपोनेंट भी ऐसे ही आएगा ना बेटा। तो यहाँ पर ए और बी सेम डायरेक्शन में होगा, तो थीटा क्या लोगे, यहाँ पर 0 लोगे। हम्म। तो तो यहाँ पर आंसर 0 आएगा। हाँ, यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है बेटा। ये साइन जीरो की वैल्यू क्या है भाई, 0। तो टॉर्क इज इक्वल टू 0 न्यूटन/मीटर। ठीक है सर। चलो, फिर आपको पूछा गया है कॉइल के ऊपर लगता हुआ फोर्स। अभी टॉर्क 0 है तो फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू भी क्या होगा बेटा, 0 न्यूटन। फिर आपको पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, जो सपोज कॉइल का जो तार है, तार के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर लगता हुआ फोर्स एफ इज इक्वल, हम लोगों ने पढ़ा है ई वी बी, फोर्स पढ़ा है ना, ई वी बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर v आपको दिया नहीं है, तो इसको मैं अभी दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, v फाइंड करना पड़ेगा। तो याद करो, हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है, J इज इक्वल टू एनी वी डी, याद है ये इक्वेशन पढ़ा है। J इज चैप्टर नंबर इक्वल 3 में। J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी I बाई ए, एनी वी डी। तो I इज इक्वल टू एन ई वी डी ए। तो यहाँ से वी डी यस मतलब सर। मिल जाएगा, वी डी इज इक्वल टू I बाई एन ई ए। आई आपको दिया है 5, करंट आपको दे दिया गया है 5। एन, एन आपको दिया है अंदर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको दे दी गई है, डेटा शीट में लिख देता हूँ। करंट डेंसिटी दे दी गई है आपको, एन इज इक्वल टू 10⁻29, 10⁻29। एंड जो तार है वो तार का क्रॉस सेक्शन भी आपको दे दिया गया है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट में दिया है। चलो, तो ये सब वैल्यू अंदर रखो। ये 10⁻29 ई 1.6 10⁻−19 इन एरिया 10⁻−5। तो ये v का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, कितना आता है चेक करो भाई। यस सर, लाते हूँ आंसर। Three point 125 into 10⁵ -5। बराबर है, बराबर है। હવે આ v ની વેલ્યુ ક્યાં મૂકી દઈએ, અહીંયા ઇક્વેશન 1 માં। सो f इज इक्वल टू ये e मतलब 1.6 10⁻−19। फिर ये v की जगह पर अभी हम लोगों ने फाइंड किया 3.125 10⁻−5। एंड है b मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया कितना, 0.10। चलो सिंप्लीफाई करके आंसर लाओ भाई। 1.6 इंटू 3.125 इंटू 0.10।
कितना आता है बताओ भाई? 0.5 into 10 के पावर -24। न्यूटन। ये आ गया फोर्स का आंसर। ठीक है। यस सर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे सम्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को कंसेप्चुअली स्ट्रांग करना है कुछ काम, तो ये सब फॉर्मूला और ये सब आपको पता चलना चाहिए, इसीलिए हम लोग एडिशनल के सम्स कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। और ये नोटबुक में ही की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th चैप्टर जो है हमारा रे ऑप्टिक्स, उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको थियरी कंप्लीट करनी है। ठीक है। कौन से चैप्टर है सर एग्जाम में? अरे वो नहीं, अभी तो ये फोर्टनाइट टेस्ट आएगी ना, उसमें आपको अभी रे ऑप्टिक्स करना है। हाँ तो वो तो हो गया, हाँ रियोप्टिक्स तो हो गया। પેલી એક્ઝામ નું તો પછી હું તમને કહીશ, એ નક્કી તો થવા દો હજી ડેટ। વાંધો નહીં સર. આ JW બધું એમાં તો કઈ નહીં આઈ સર? થિંક માં તમે જરા ક્વેશ્ચન મોકલી દેશો સર। હે? હા। હા કે કયા કયા કરવાનું કયા હા સર, હું JW નું હમણાં કઈ નહીં ને બધું? હેનું આ JW જાન્યુઆરી તો નહીં આવવાની ને? પોસિબલ જ નથી ભાઈ। એ જ તો શાંતિ. નીટ બી તો વાર લાગશે નીટ ને તો. મે 21 મે માં નહીં। હવે તમે લેટ ચાલવા। હા સર। ચાલો। ઓકે સર, બાય સર, Bye, sir. થેન્ક યુ સર। Thank you, sir.